नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है ट्रेपीजियम के ऊपर। ट्रेपीजियम बोले तो सम लंब चतुर्भुज। देखो, इससे पहले मैंने आपको अब तक 2D की बात करी जाए तो त्रिभुज, आयत और वर्ग, इन सब की वीडियो प्रोवाइड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट और शेयर भी करना है। तो शुरू करते हैं भाई वीडियो। देखो, ये ट्रिपीजियम के बारे में कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। इसके बाद में मैंने कोशिश की है कि एक भी टॉपिक, एक भी बिंदु ट्रेपीजियम से संबंधित बचेगा नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी क्यूरी, सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो शुरू करते हैं मेरे भाई क्लास। देखो, समलंब, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बोले तो ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जिसे बोलते हैं हम, ट्रेपीजियम। देखो, समलंब की क्या डेफिनेशन है ये बता देता हूं मैं। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? देखो, समलंब के लिए हमें क्या करना होता है भाई बच्चों? अगर हम समलंब की बात करते हैं तो समलंब भाटी समलंब क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की बात करी जाए जिसमें चतुर्भुज है बच्चों। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। इसमें देखो, मैंने इसका नाम रख लिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक, जिसमें डी सी बच्चों, देखो अगर डी सी की बात करी जाती है तो डी सी किसके पैरेलल है भाई? डी सी ए बी के पैरेलल है। देखो, डी सी ए बी के पैरेलल है, ये वाली जो भुजा है वो इसके पैरेलल है। ठीक, डी सी ए बी के पैरेलल है। अब इस भुजा का नाम मैंने ए रख लिया और इसका नाम रख लिया बच्चों मैंने बी। ठीक भाई, अब देखो दो भुजाएं इसमें, एक तो है डीसी और दूसरा ए बी, ये दोनों पैरेलल हैं, डीसी ए बी के पैरेलल है। सबसे पहली बात लिखी गई है। दूसरी, देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूँ, इन दोनों के बीच की दूरी एच है, इन दोनों के बीच की दूरी एच है। ये वाली भुजा मैंने सी रख ली और ये वाली भुजा का नाम मैंने डी रख लिया। देखो, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब बराबर होने से मतलब नहीं है, सिर्फ पैरेलल होने का मतलब है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। और दो भुजाएं क्या होती है भाई? असमांतर होती है, असमान होती है। देखो, एक है ए डी और दूसरा क्या है बच्चों? बी सी। देखो बच्चों, डी सी ए बी के पैरेलल है, जिसमें ए बी की वैल्यू कितनी है भाई? ए बी की अगर बात करी जाए तो ए बी की वैल्यू ए है, और डी सी की वैल्यू की बात करी जाए तो डी सी की वैल्यू बी है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ बच्चों तो क्षेत्रफल क्या होता है? देखो भाई, क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? एच है। अब समांतर भुजाओं के योग की बात करते हैं तो समांतर भुजाओं का योग क्या है? समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? एक तो है ए और दूसरी कितनी है भाई बच्चों? बी। ठीक, अगर क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल होता है इसका ए बी सी डी का। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं, ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी। क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्षेत्रफल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं मेरे भाई। इसके बाद में और क्या क्या चीज हमें सीखनी है। अगर इसके कोणों की बात करी जाए बच्चों, इसके कोणों के योग की बात करी जाए तो इसमें देखो, कोण ए और कोण डी, 4 कोण है। एक तो कोण ए है और एक कोण डी है। अगर इन दोनों की बात करता हूं मैं, कोण ए की और कोण डी की, देखो ये आंतरिक कोण है, और यहाँ पर कोण ए प्लस कोण डी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। कोण ए प्लस कोण डी की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अगर इसका मान 70 दे दिया गया
तो आप इसका मान कैसे निकालोगे भाई, 180 में 70 घटाने के बाद में 110 रख दोगे, ठीक। या फिर इसका मान कितना दे दिया भाई, इसका मान दे दिया 60, तो इसका मान कैसे निकालोगे बच्चों, इसका मान 120 में से 60 180 में से 60 घटाओगे 120 आएगा। कोण बी प्लस कोण डी, देखो कोण बी प्लस कोण सी की बात करी जाए तो इसका मान भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर जो आंतरिक कोण होते हैं, कोण ए प्लस कोण डी, इन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होती है। कोण बी प्लस कोण सी, इन दोनों की वैल्यू भी 180 डिग्री होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। अब आगे चलते हैं हम, और क्या क्या बातें इस त्रिभुज के अंदर पूछी जा सकती हैं। देखो बच्चों आगे चलते हैं। अब देखो समलंब में और ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो समलंब त्रिभुज के अंदर पूछी जा सकती हैं। हमने बच्चों एक समलंब बना लिया, इसका नाम रख लिया ए बी सी डी। इसका ना, ये भुजा ए है और ये भुजा कितनी है भाई, बी है, और ये है बच्चों इनके बीच की दूरी एच। अब देखिए और क्या क्या चीज इससे पूछी जा सकती है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। हमने क्या करा भाई बच्चों, हमने ए बी ए डी का मिडिल पॉइंट ले लिया भाई, ए डी का मिडिल पॉइंट ले लिया बच्चों, ए मिडिल पॉइंट ले लिया ए, और इससे इसे मिला दिया। देखो ये है पी और ये क्या है भाई, क्यू, पी क्यू। अब इसके अंदर क्या पूछा जाता है भाई, इसके अंदर पूछा जा सकता है कि पी क्यू, आपको बताना है कि पी और क्यू जो है, पी और क्यू की लंबाई कितनी है। देखो भाई अगर मैं पी क्यू और क्यू की लंबाई निकालता हूं तो देखो पी क्यू की लंबाई कितनी होती है। अगर पी और क्यू की बात करी जाए तो यहाँ पर ए बी जो है वो किसके पैरेलल है भाई, डी सी के पैरेलल है। ए बी डी सी के पैरेलल है बच्चों, ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है नहीं भाई। देखो ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, साफ साफ दिखाई देता है, ए बी डी सी के पैरेलल है। ए बी की माप ए है और डी सी की माप बी है। अगर मैं देखो पी जो है वो ए डी का मिडिल पॉइंट है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से, और क्यू जो है बी सी का मिडिल पॉइंट है, तो पी क्यू की जो लंबाई होगी, पी क्यू की लंबाई होगी बच्चों ए प्लस बी का हाफ, ए प्लस बी का हाफ होगी भाई, ए प्लस बी का कितनी होगी भाई, हाफ होगी। अब देखो मैं इसे प्रूव कर लेता हूँ कि ये आया कैसे है। हमने क्या करा बच्चों, देखो हमने एक यहाँ से क्या खींच दिया भाई, देखो हमने बच्चों यहाँ से एक विकर्ण खींच दिया, डायगोनल खींच दिया। अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूँ तो इसमें डायगोनल होते हैं दो। देखो एक डायगोनल क्या भाई, अगर मैं विकर्ण की बात करता हूँ बच्चों, विकर्ण की बात करता हूँ तो विकर्ण है, एक डायगोनल है ए सी, ए सी है। और दूसरा डायगोनल देखो फिलहाल मैंने एक ही डायगोनल खींचा है, अगर मैं दूसरा डायगोनल खींचूंगा तो मैं आगे खींच के दिखाऊंगा बच्चों। फिलहाल एक डायगोनल हमने खींचा है ए सी। अब हमने क्या करा, देखो बच्चों अगर ये त्रिभुज, मैं ए डी सी की बात करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ बच्चों, देखो त्रिभुज ए डी सी में, अब त्रिभुज ए डी सी में देखिए आपको लगानी है थेल्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अनुसार भाई बच्चों पी जो है वो ए डी का मिडिल पॉइंट है। जब ये ए डी का मिडिल पॉइंट है तो ये वाला बिंदु, इसे मैंने ओ मान लिया, ये भी किसका होगा भाई, ए सी का मिडिल पॉइंट होगा। जब इस भुजा का मिडिल पॉइंट आगे को मिलाएंगे हम तो ये भी ए सी के मिडिल पॉइंट से मिलेगा। इस प्रकार बच्चों अगर ये वाली भुजा बी है, ये वाली भुजा कितनी है मेरे भाई, बी है। अब जब ये बी है तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये कितनी हो जाएगी भाई, बी बाई टू हो जाएगी, ठीक भाई। अब पी ओ की जो माप होगी वो अकॉर्डिंग टू मिड थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम के अनुसार पीओ जो हो जाएगा, पीओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बी बाई टू। मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार, मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार यहाँ पे लगाना, मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार, मिड पॉइंट, देखो मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार पीओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बी बाई टू। अब मैं त्रिभुज देख लेता हूँ ए सी बी में, दूसरा देख लेता हूँ त्रिभुज ए सी बी में। अगर मैं ए सी बी की बात करता हूँ तो बच्चों ए सी बी में कैसे निकालेंगे हम, देखो ए सी बी के लिए हमने ओ क्यू का मान निकालना है भाई बच्चों, ओ क्यू का मान निकालना है। देखो ये जो है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है बच्चों, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अब यहाँ भी मैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करूंगा, क्यों करूंगा,
क्योंकि BC का जो मिडिल पॉइंट है वो यहाँ पे BC का मिडिल पॉइंट Q है। अब Q को मैं आगे मिलाऊंगा तो ये जो बिंदु मिलेगा ये AC के मिडिल पॉइंट से मिलेगा, मतलब O से मिलेगा। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी A/2 हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी? A/2। समझ में आया नहीं आया भाई? ओ क्यू की वैल्यू होगी A/2। अब हमने क्या करा भाई, हमने पी क्यू को दो भाग में बांटा था, एक था पीओ और दूसरा था ओ क्यू। पीओ की वैल्यू कितनी है? पीओ की वैल्यू है B+/2 और ओ क्यू की वैल्यू है A/2। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई? A+B/2। बताओ पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी A+B/2। अब समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि पी क्यू की जो वैल्यू है वो A+B/2 है। ठीक बच्चों, देखो मैंने डायरेक्ट बताया था, अगर मैं ट्रेपीजियम के अंदर जो हमारी असमान भुजाएं हैं, असमान भुजाएं कौन कौन सी है? एक तो है एडी और दूसरा क्या भाई? बीसी। इनके मिडिल पॉइंटों को ले लेता हूं। इनका मिडिल पॉइंट एक का पी है और दूसरे का क्यू है। अगर मैंने पी से क्यू को मिला दिया तो पी क्यू की जो लेंथ होगी, जो समांतर भुजाएं हैं उनके योग का आधा हो जाएगी। जो समांतर भुजाएं हैं ए बी और दूसरा है डी सी, इनके योग का कितना हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। A+B का आधा A+B/2 हो जाएगी। ठीक भाई बच्चों, अब आगे चलते हैं भाई। देखो और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं यहाँ से। अब मैं देख लेता हूँ भाई ट्रेपीजियम के अंदर और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। हमने ट्रेपीजियम बना लिया बच्चों। देखो ट्रेपीजियम है, इसका नाम है ए, ये है बी और ये है सी और ये है भाई डी। अब देखो ट्रेपीजियम की अगर बात करी जाती है तो इसके मैं पहले डायगोनल देख लेता हूँ। डायगोनल कौन कौन से? एक डायगोनल है बच्चों AC। अब ट्रेपीजियम की बात करी जाती है तो ट्रेपीजियम के अंदर देखो, ट्रेपीजियम अगर मैं ट्रेपीजियम की बात करता हूं तो ABCD के अंदर क्या है मेरे भाई? दो डायगोनल हैं, दो विकर्ण हैं। पहले विकर्ण का नाम क्या है? पहले विकर्ण का नाम है AC। देखो पहले विकर्ण का नाम क्या है? AC। और अगर मैं दूसरे विकर्ण की बात करता हूं तो दूसरा विकर्ण क्या है मेरे भाई? दूसरा विकर्ण है BD। अब दूसरा विकर्ण क्या है बच्चों? BD बोल दो, DB बोल दो, बात एक ही है। यहाँ पर दो विकर्ण है, एक है AC और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा क्या है बच्चों बताओ? दूसरा क्या है भाई मेरे भाई? दूसरा देखो दूसरा है BD। दो विकर्ण है, ठीक भाई, एक है AC और दूसरा विकर्ण BD। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो O मान लिया हमने। कितना माना मेरे भाई? O मान लिया। अब एक यहाँ से प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि अगर मैंने विकर्ण AC का मिडिल पॉइंट और विकर्ण BD का मिडिल पॉइंट को आपस में मिडिल पॉइंट लगा दिया बच्चों। देखो AC का मिडिल पॉइंट भाई क्या है भाई? AC की अगर मैं मिडिल पॉइंट की बात करता हूं तो ये इसका मिडिल पॉइंट है P और इसके मिडिल पॉइंट की बात करता हूं तो ये Q है। अगर मैंने P और Q को मिला दिया बच्चों, मैंने P और Q को मिला दिया तो यहाँ से PQ की लेंथ पूछी जाती है। PQ की लेंथ देखो, ये भी प्रॉपर्टी पूछी जाती है जो आपको याद रखनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेपीजियम के अंदर। अब ये वाली भुजा क्या है मेरे भाई? A और ये वाली भुजा क्या है मेरे भाई? B। अब हमें क्या करना है भाई? अगर PQ की लेंथ मुझे निकालनी है, देखो PQ की लेंथ निकालनी है मुझे, तो मैंने क्या करा भाई? देखो PQ की लेंथ होती है मेरे भाई A-B। जो समांतर भुजाएं हैं उनके डिफरेंस का आधा होती है। PQ बराबर होता है A-B/2। अब देखो ये कैसे आया है, इसे मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या करा भाई? बच्चों भाई इसे प्रूव करने के लिए हमने करा, देखो हमने बच्चों एक काम करा, हमने जो PQ था इस वाले पॉइंट से इस वाले बिंदु को आगे मिला दिया। ठीक भाई, देखो विजिबल है, जो PQ था इस वाले बिंदु को आगे मिला दिया और इसका नाम रख दिया E। क्या रख दिया भाई? E। अब देखो ये P है। अब हमने इसके बाद में क्या करा भाई? आगे देख लेते हैं हम। अगर मैं यहां से, मुझे किसका मान निकालना है भाई? देखो बच्चों मैं जो है यहाँ पर त्रिभुज ADB में देख लेता हूँ भाई। त्रिभुज ADB की बात करता हूँ मैं। देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में अगर मैं त्रिभुज ADC की बात करता हूँ, ADC की मेरे भाई, देखो दिस कलर इज विजिबल है, ठीक है बच्चों। त्रिभुज ADC की बात कर लेता हूँ तो मैंने क्या करा अभी? देखो जो विकर्ण था, विकर्ण का जो मिडिल पॉइंट था बच्चों, मैंने उस बिंदु से सामने वाली भुजा को मिलाया है। सामने वाली भुजा को मिलाया है। अब जब मैंने सामने वाली भुजा को मिलाया है तो हमने क्या करा भाई?
देखो ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी क्या होगा भाई, इसका एडी का मिडिल पॉइंट होगा, एडी का मिडिल पॉइंट होगा मेरे भाई, एडी का मिडिल पॉइंट होगा, क्योंकि जब मिडिल पॉइंट आगे जाकर अगली भुजा को स्पर्श करेगा, अगली भुजा को टच करेगा, तो ये भी मिडिल पॉइंट होगा। तो यहाँ से मैंने क्या करा भाई, देखो बच्चों यहाँ से लेकर इस वाले त्रिभुज की अगर बात करते हैं हम, इस वाले त्रिभुज की, तो इस वाले त्रिभुज में आप देखेंगे कि बच्चों ये जो भुजा है, ये वाली भुजा डीसी के पैरेलल हो जाएगी, ये वाली भुजा डीसी के पैरेलल हो जाएगी। अगर इसका मान बी है तो इसका मान कितना हो जाएगा, बी बाई टू हो जाएगा। मतलब ईपी का मान कितना हो जाएगा भाई, ईपी का मान हो जाएगा बी बाई टू हो जाएगा मेरे भाई, ईपी का मान बी बाई टू हो जाएगा भाई। ठीक, अब मैं दूसरी बात कर लेता हूँ त्रिभुज एडीबी में। अब देखो त्रिभुज एडीबी में बात कर लेता हूँ, त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज एडीबी में मैं क्या लगाता हूँ भाई, मिड पॉइंट थ्योरम और थियोरिस थ्योरम का यूज करता हूँ। देखो बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करता हूँ, थियोरिस थ्योरम का यूज करता हूँ। तो आपको देखना ये वाला जो भुजा है ए बी, भाई ए बी किसके पैरेलल है मेरे भाई, ए बी जो है ना पैरेलल है किसके भाई, ई क्यू के, ई क्यू के पैरेलल है। ठीक, ई क्यू के पैरेलल है। और जब हमने क्या करा भाई, पी से क्यू को जब मिलाया था, ये भी इसका मिडिल पॉइंट है, ये भी इसका मिडिल पॉइंट है बच्चों, ये भी इसका मिडिल पॉइंट है। तो यहाँ से ई क्यू का मान क्या हो जाएगा भाई, ई क्यू का मान हो जाएगा जो ए बी है उसकी भुजा का हाफ, कितना हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा बच्चों। देखो ई क्यू का मान कितना हो जाएगा, ई क्यू का मान हो जाएगा जो ए बी भुजा है उसका हाफ हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। अब मैंने क्या करा भाई, देखो ई क्यू की वैल्यू क्या है भाई, अगर मैं ई क्यू की बात करता हूँ तो बच्चों ई क्यू की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है, ई क्यू बराबर है ई पी और प्लस के पी क्यू। ई क्यू की अगर बात करता हूँ तो ई क्यू का मान a/2 और ई पी की बात करता हूँ तो b/2, और यहाँ से निकालना मुझे पी क्यू। क्या निकालना, पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पी क्यू बराबर हो जाएगा a/2 माइनस के b/2। बच्चों दो कॉमन करेंगे तो हम बताओ क्या आएगा, यहाँ से a माइनस के b/2। देखो a माइनस के b/2, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। मैंने आपको डायरेक्ट बताई थी कि पी क्यू की जो वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू a माइनस b/2 होती है। अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं कि P क्या है और Q क्या है, तो P होता है विकर्ण, जो AC विकर्ण है उसका मिडिल पॉइंट होता है P। और अगर मैं DB में Q की बात करूं तो Q जो है बच्चों, वो जो विकर्ण है BD उसका मिडिल पॉइंट होता है Q। अगर हम विकर्णों के मिडिल पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन बना देते हैं तो PQ की जो लेंथ होगी, वो जो समांतर भुजाएं होती है A और B, उनके डिफरेंस का कितनी होती है, हाफ होती है। देखो यहाँ से भी एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब मैं इससे आगे चलता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो और क्या क्या चीजें पूछी जाती है ट्रेपीजियम के अंदर, मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक के बाद में चलते हैं हम। मैंने क्या करा बच्चों, देखो एक ट्रेपीजियम का निर्माण द्वारा करा, इसका नाम रख लिया मैंने ए, ये बी और ये है सी और ये है डी। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या बनता अभी। अब बच्चों मैंने क्या करा भाई, देखो अगर मैंने ये भुजा है पी और ये क्या है भाई क्यू, अगर इसके क्षेत्रफल को m/n में बांट दिया, m/n में बांट दिया, तब m/n में बांट दिया, तब किसका मान पूछेगा बच्चों, तब पी क्यू की लेंथ पूछ लेता है। देखो पी क्यू की लेंथ पूछ लेता, पी क्यू की लेंथ क्या होगी। ठीक भाई, देखो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जिसमें ए बी की लंबाई ए और डीसी की बात करी जाए तो डीसी की लंबाई क्या भाई बच्चों, बी। डीसी की लंबाई क्या बच्चों, बी। अब मैंने क्या करा भाई, देखो अगर मैं पी क्यू की बात करता हूँ तो पी क्यू की लंबाई मैंने एक्स मान ली, पी क्यू की लंबाई मैंने क्या मान ली बच्चों, एक्स मान ली। देखो मैं पी क्यू की लंबाई एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, पी क्यू की लंबाई मैंने एक्स मान ली। देखो हैं से हैं तक पी क्यू की लंबाई एक्स मान ली। ठीक भाई, अब देखो ये ए है, हैं से लेके हैं तक। ठीक, अब देखो ये बच्चों ये बी है, समझ में आया नहीं आया भाई। देखो पी क्यू की लंबाई मैंने एक्स मान ली। अब एक्स मानने के बाद में हमने क्या करा भाई बच्चों, देखो हमने ये वाली भुजा सीधी आगे स्पर्श करा दी। अगर मैं यहाँ पे देखो बच्चों, एक हम समरूप त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो उसके भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर बच्चों ए बी सी डी, यहाँ पे मैंने इसका नाम थोड़ी देर के लिए क्या रख दिया भाई, ई रख दिया। देखो ई रख दिया। अगर मैं त्रिभुज ए बी ई में देखूंगा, त्रिभुज ए बी ई में, तो त्रिभुज ए बी के अंदर तीन त्रिभुज बनने हैं। एक त्रिभुज है ईडीसी, एक त्रिभुज है ईडीसी, और दूसरा क्या है मेरे भाई, ईपीक्यू, और तीसरा है एबीई। अगर इसकी भुजा कितनी दी हुई है बच्चों, बी दी हुई है,
इसकी भुजा बी दी हुई है। जैसा मान लेते हैं भाई हमने हमने क्या करा बच्चों, देखो हमने क्या करा, एक समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, एक समरूप त्रिभुज। देखो एक समरूप त्रिभुज दिखा देता हूं मैं, ये है ए, इसे मैंने बी मान लिया, इसे मैंने सी मान लिया। अगर इसकी भुजा बच्चों एक्स है और इसकी भुजा बी है और इसकी भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी स्क्वायर कंप्लीट का हो जाएगा, इसका बी स्क्वायर कंप्लीट का हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसका निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें से एक्स स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सारे का ए स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर में से मुझे किसका घटाना पड़ेगा बच्चों, बी स्क्वायर का, इस वाले का घटाना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाले का। इसी प्रकार से हमने यहाँ करा है। देखो हमें क्या करना, अभी हमें इतना करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर बच्चों मुझे इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा बी है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे भाई बी स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखो इसकी भुजा क्या है भाई एक्स, इसकी भुजा एक्स है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्योंकि हमने, अगर मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, इसकी जो भुजा है वो इसकी भुजा एक्स है, अब इसका क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर, लेकिन आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे, ऊपर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे। लेकिन यहाँ से m का मान क्या है भाई, m का मान क्या है बच्चों, m का मान आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक, अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजा क्या है भाई ए, तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर वाली जो भुजा है एक्स स्क्वायर वो घटा देंगे, क्योंकि ऊपर इसकी भुजा ऊपर वाले की एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, घटा देंगे। अब यहाँ से n का मान क्या आया बच्चों, n का मान क्या आया भाई, n का मान आया ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों हम क्या करेंगे भाई, देखो तिरछी गुणा कर देते हैं, इससे तिरछी गुणा कर देते हैं और यहाँ से x का मान निकालते हैं। अब तिरछी मल्टीप्लाई करने के बाद में, अगर मैं तिरछी मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो ये आएगा एम ए स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर एम बराबर क्या आएगा, एन एक्स स्क्वायर माइनस के एन बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक तरफ, एम ए स्क्वायर प्लस के एन बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर एम। हमने क्या करा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाली टर्म से एक तरफ कर ली। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म से एक तरफ करने के बाद में हमें देखो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया बच्चों, एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ बचेगा एम प्लस एन, और आगे बचेगा भाई ए स्क्वायर एम प्लस के बी स्क्वायर एन। अब यहाँ से एक्स का मान क्या आएगा, ए स्क्वायर एम प्लस के बी स्क्वायर एन बटे क्या होगा भाई एम प्लस एन। अब इसमें भी क्या ले लेना है इसका, इसमें भी क्या ले लेना मेरे भाई, इसमें भी इसका अंडर रूट ले लेना। देखो इसमें भी क्या ले लेना मेरे भाई, इसका अंडर रूट। ये मान डायरेक्ट पूछा जाता है एक्स का मान। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। अगर एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ से तो हमने सिर्फ क्या निकाला अभी, यहाँ से सिर्फ एक डाटा निकाला है, ये जो ना मैंने इस आधार मान के बताया था। बाकी असली जो कंडीशन है वो ये है, देखो असली जो कंडीशन थी वो मेरे भाई ये थी। इसे आप एक बार देख लीजिए, ये ट्रेपीजियम बना हुआ है, ये ट्रेपीजियम बना हुआ है, इसकी जो भुजा है ए बी है, ए बी है भाई, और इसकी जो भुजा है सी डी है। देखो इसकी भुजा की दी हुई थी बी और इसकी भुजा दी हुई थी ए। अब इसके अंदर और क्या था, अगर हमने बच्चों किसका मान निकाला भाई, इसकी मैंने अंदर एक लाइन खींची हुई थी पी क्यू। अब पी क्यू जो है ना, ऊपर वाले को तो एम और नीचे वाले को एम, इन दो क्षेत्र में बांट देता है, एम में और एन में। तो पी क्यू की लेंथ निकालनी थी बच्चों, पी क्यू की लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ मैंने एक्स मानी, और x का जो मान आएगा, देखो x का मान अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है तो हमें क्या करना है बच्चों, एम ए स्क्वायर और उसके बाद में एन बी स्क्वायर प्लस के एन बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा भाई एम प्लस एन। देखो एम प्लस एन अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है तो x का जो मान आएगा बच्चों वो होगा एम ए स्क्वायर, इस वाली भुजा का वर्ग एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर बटे एम प्लस एन। यहाँ से डायरेक्ट मान पूछा जाता है। अब देखो ये कैसे सिद्ध हुआ है, मैंने आपको सिद्ध करके बताया है। अगर सवाल के अंदर हमने डायरेक्ट अप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। इतना करने के बाद में बच्चों एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। देखो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं भाई, अगर आप इतना करने के बाद में सवाल कैसे सोल्व करोगे। देखो बच्चों सवाल सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है भाई, हमने एक फिर ट्रेपीजियम बना लिया, इसका नाम रख लिया ए, इसका नाम रख लिया बी, इसका नाम रख लिया सी, इसका नाम रख लिया डी। इसके अंदर बच्चों हमने एक भुजा बनाई पी और क्यू, पी क्यू बनाई भाई।
अब देखो बच्चों, हमने इसका क्षेत्रफल मान लिया भाई 5 और इसका क्षेत्रफल मान लिया मैंने 4, 5 और 4 मान लिया। ये वाली जो भुजाएं हैं ये 3 है और ये वाली भुजा कितनी है बच्चों 2, 3 2 है। तब मुझे पी क्यू का मान कैसे निकालना है? देखो पी क्यू का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एम ए स्क्वायर, देखो 5 और क्या साथ में 3 स्क्वायर प्लस के 4 ए स्क्वायर, 4 गुणा 2 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा भाई एम प्लस एन, एम प्लस एन कितना 9। अब देखो 5 और ये कितना बच्चों 9, ये कितना आएगा 4 4 चौक, ये 4 चौक 16 हो जाएगा और 16 बटे 9 हो जाएगा। अब देखो बच्चों 45, 45 में 16 जोड़ोगे, 45 में 16 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा 1, 61, 61 बटे 9 आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से जो है नहीं हम पी क्यू की लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। देखो इस प्रकार के जो सवाल हैं एसएससी की परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये एसएससी का। ट्रेपीजियम को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, हमें ट्रेपीजियम के बारे में प्रत्येक प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम की पढ़नी है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो इसके बाद में आगे चलते हैं हम कि ट्रेपीजियम से संबंधित और कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो पूछी जा सकने की संभावना है एग्जाम में। देखो आगे देख लेते हैं भाई बच्चों, ट्रेपीजियम के अंदर और क्या क्या पूछा जा सकता है। हमने क्या करा बच्चों, देखो ये ट्रेपीजियम है, इसका नाम ए, ये बी है मेरे भाई और ये सी है और ये क्या बच्चों बताओ डी है। अब हमने क्या करा, देखो बच्चों इसके लिए हमने भाई इसके दो विकर्ण है, एक विकर्ण है ए सी, एक विकर्ण क्या मेरे भाई ए सी और दूसरा विकर्ण क्या बच्चों, देखो दूसरे विकर्ण की अगर मैं बात कर लेता हूँ, दूसरा विकर्ण है, देखो दूसरा विकर्ण है बी डी, दूसरा विकर्ण क्या बच्चों बी डी। अब ए सी बराबर मैंने मान लिया भाई डी वन बच्चों, बी डी बराबर मैंने क्या मान लिया बच्चों, बी डी बराबर मान लिया डी टू। ठीक, अब देखो ये जो पैरेलल साइड है इसका मान है ए और ये जो पैरेलल साइड है इसका मान क्या बच्चों बी, ए भी है, एक है ए और दूसरी क्या मेरे भाई बी। अब मुझे क्या करना है, देखो बच्चों ये जो है नॉन पैरेलल साइड है इसका मान सी और इसका मान क्या बच्चों डी। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट थ्योरम क्या पूछी जाती है, अगर मैं इसके मान की बात करता हूँ तो इसका मान है डी वन और इसके मान की बात करता हूँ तो इसका मान है डी टू। अब यहाँ से देखो एक डायरेक्ट थ्योरम पूछी जाती है कि डी वन स्क्वायर, देखो डी वन स्क्वायर प्लस के डी टू स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों, देखो जो नॉन पैरेलल साइड है ये देखो बच्चों ये सी है, ये भुजाएं एडी और बीसी जो है ये नॉन पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। एडी की और बीसी की बात करी जाती है तो एडी और बीसी क्या बच्चों नॉन पैरेलल साइड है, समांतर नहीं है। जिसमें ए बी जो है ना बच्चों, ए बी तो बच्चों देखो किसके समांतर है भाई डीसी के समांतर है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एडी की एंड बीसी की, ये क्या है भाई नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है बच्चों, नॉन पैरेलल है, ये जो है पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। और हमें क्या करना अभी, देखो सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर प्लस के 2ab, देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के 2ab, यहां से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो समलंब चतुर्भुज होता है उसके विकर्णों के वर्गों का योग डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, जो असमांतर भुजाएं हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उनके वर्गों का योग प्लस जो समांतर भुजाएं होती हैं उनके उनकी गुणा का दुगुना। ये चीज एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ये कैसे आई है, मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ आपको बच्चों। देखो प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा भाई, प्रूव करने के लिए अगर मैं देखो एक त्रिभुज की बात करता हूँ एडीसी में, देखो बच्चों मैं एडीसी में देख लेता हूँ, एक त्रिभुज है मेरे भाई ए डी सी। अब देखो एडीसी की बात कर लेता हूँ मेरे भाई मैं, एडीसी में आपने ये देखा ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो कोण है मेरे भाई ये एक्सटीरियर एंगल है, क्या बताओ एक्सटीरियर एंगल है भाई। और एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 अंश से बड़ा होता है वह एक्सटीरियर कहलाता है। ठीक, अधिक कोण जिसे हम कहते हैं अधिक कोण है। अब बच्चों देखो इसका मान क्या है भाई सी, इसका मान क्या है बच्चों बी, अब इसका मान क्या है मेरे भाई डी वन, इसका मान क्या है भाई डी वन। हम कभी भी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं है। अब 90 डिग्री के एंगल के लिए मैंने क्या करा, देखो मैंने 90 डिग्री के एंगल के लिए मेरे भाई यहाँ से 90 डिग्री जो है ड्रॉप कर लिया। देखो बच्चों ये 90 डिग्री ड्रॉप कर लिया। अब मैंने इसे थोड़ी देर के लिए मेरे भाई थोड़ी देर के लिए मैंने इसे यहाँ पे एक्स मान लिया, क्या मान लिया भाई मेरे भाई एक्स, ए बी सी डी। अब इसे मैं ई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ भाई ई। अब देखो यहाँ पर हम आसानी से 90 डिग्री के एंगल लगा सकते हैं।
90 डिग्री का एंगल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा भाई, अब बच्चों देखो ये देखो, ये क्या था बच्चों, ये सी था, ये वाली भुजा सी थी, सी थी नहीं सी थी भाई। अगर मैं इस वाली भुजा की बात करता हूँ, देखो अगर मैं इस वाली भुजा की बात करता हूँ, तो मैंने ये वाली भुजा कितनी मानी है बच्चों, देखो ये वाली भुजा सी है, ये वाली भुजा सी है और ये वाली डी है। अब हमने क्या करा भाई, देखो बच्चों ये बराबर है। अब हम यहाँ लगाते हैं, अगर मुझे डी वन स्क्वायर निकालना है, पहले तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि डी वन स्क्वायर होता क्या है बच्चों। देखो डी वन स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2bx, ठीक। अब ये आया कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ये थोड़ी देर में मैं प्रूफ करके सिखाऊंगा। अब इधर देख लेता हूँ मैं, इधर भी बच्चों मैंने ऐसे ही करा अभी। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या करा भाई बच्चों, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने ये एफ रख लिया, एफ रख लिया और इसका मान मैंने बाई रख दिया, इसका मान मैंने क्या रख दिया बच्चों, बाई। अब मैं अगर इस एंगल की बात करता हूँ, देखो इस एंगल की, तो ये वाला एंगल भी क्या था भाई, एक्सटीरियर एंगल था। कोण सी और कोण डी, दो कोण सी और कोण डी दोनों अपने आप में एक्सटीरियर एंगल हैं। और अगर एक्सटीरियर एंगल के अंदर, त्रिभुज के अंदर एक प्रॉपर्टी भी होती है कि एक्सटीरियर एंगल के अंदर हम जो है नी इस प्रॉपर्टी को सोल्व करते हैं, ठीक भाई। मैं अभी आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये आया कैसे है। अब जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल। डी टू स्क्वायर बच्चों बताओ, डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2b/, देखो यहाँ से आया बच्चों, ये डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर को जोड़ लेंगे। अगर मैं देखो डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर को जोड़ लेता हूँ तो हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिलेगा। देखो बच्चों मैंने डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर को जोड़ लिया, बताओ क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिला और बी स्क्वायर कितना हो गया 2b²। बच्चों देखो 2b, अब बाद में है एक्स प्लस के बाई, एक्स प्लस बाई। अब यहाँ से देखो क्या है अभी, यहाँ से देखो सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है, 2b कॉमन है। अब बचेगा यहाँ पे बी प्लस के एक्स प्लस के वाई, बी प्लस एक्स प्लस वाई, बी प्लस एक्स प्लस वाई। अगर मैं बी प्लस एक्स प्लस वाई की बात करता हूँ, देखो ये वाली भुजा जो कि ए बी है, जो कि बच्चों ए बी है, अगर मैं है लिख देता हूँ, देखो बच्चों है लिख देता हूँ मैं ए बी को। यहाँ ए बी की अगर मैं बात करता हूँ तो ए बी जो होगा वो ई डी प्लस के डी सी और प्लस के सी एफ तीनों के बराबर होगा। देखो विजिबल है, समझ लीजिए यहाँ पे ए बी जो है वो ई डी प्लस डी सी प्लस ई एफ तीनों के बराबर होगा। ए बराबर है बच्चों एक्स प्लस के बी प्लस के बाई, सही भाई। देखो ये इसका मान हो जाएगा ए का, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आया भाई, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा मिटा के बता देता हूँ, जगह कम है बच्चों, चलो यहाँ बता देता हूँ भाई, यहाँ बता देता हूँ भाई। डी वन स्क्वायर प्लस के डी टू स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बच्चों, देखो डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर प्लस के 2, देखो बी प्लस सी प्लस एक्स, बी प्लस सी प्लस एक्स का मान ए है तो प्लस के 2ab। देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है जो मैंने आपको बताया था, देखो यही वाला रिजल्ट मिलता है। डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बराबर हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो टिकटो ऐसे रिजल्ट मिलता है। अब ये कैसे आया हुआ है मैंने आपको फिलहाल बताया है, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए अगर आपके समझ में नहीं आता है तो। लेकिन ये कंसेप्ट जो है एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट है, एक्सटीरियर एंगल के कंसेप्ट में ये सब चीजें बनती हैं। अदरवाइज मैं आपको एक्सटीरियर एंगल बना के ये सब चीजें सोल्व करके सिद्ध करके दिखाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं भाई बच्चों, देखो आगे चलते हैं। अब अगर मैं एक्सटीरियर एंगल के बात कर लेता हूँ, एक्सटीरियर एंगल में देखो बच्चों ये एक्सटीरियर एंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या भाई समद्विबाहु त्रिभुज, अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज की बात करता हूँ तो ये है ए, ये है मेरे भाई बी और ये है सी और ये क्या है बच्चों डी, ठीक भाई। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, मैंने ऐसे एक्सटीरियर लिख भी दिया है एक्सटीरियर एंगल। और बच्चों ये भी क्या है भाई एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, दोनों एक्सटीरियर एंगल हैं। अब हमने क्या करा मेरे भाई, देखो हमने ये वाली भुजा मिला दी बच्चों ए सी। मैंने एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है अभी बच्चों, जो एंगल 90 अंश से बड़ा होता है एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये है बच्चों D1, ये है बच्चों D1। अब देखो इसकी भुजा की अगर बात करता हूँ तो ए है, ऐसा लेके यहाँ तक। और अगर बच्चों मैं इसकी भुजा की बात करता हूँ तो इसकी भुजा बच्चों क्या आ गई बी है। अब देखो ये जो है ना नॉन पैरेलल साइड है, इस एक का मान सी है और एक का मान डी है। अब मैंने क्या करा बच्चों, देखो
इसे मैंने सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था भाई, देखो प्यारे बच्चों, ये है एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। देखो एक्सटीरियर एंगल की पहचान क्या होती है, वो एंगल 90 से बड़ा होता है। देखो ये वाली भुजा अगर मैं इधर से देखता हूँ तो ये बिल्कुल टिकटो ऐसी बनी हुई है। देखो बच्चों एक लाइन ये है और एक लाइन जो 90 है। अगर मैं इसे 90 का बना लेता, बिल्कुल सीधा कर लेता, तो ये 90 का बनता। जैसे देख लीजिए, अगर मैं इसे ऐसा बनाता हूँ तो ये 90 का एंगल है, लेकिन यहाँ पर ये 90 नहीं है, ये 90 से ज़्यादा है, जो कि एक्सटीरियर है। ठीक है बच्चों, कितने का भाई, एक्सटीरियर। अब मैं इसका अगर नाम रख देता हूँ तो मेरे भाई इसका नाम डी है और इसका नाम सी है और मेरे भाई इसका नाम ए है। अब मुझे यहाँ से रिलेशन ज्ञात करना है कि जो रिलेशन मैंने पिछली बार डायरेक्ट लिखा था वो आता कैसे है। अब बच्चों अगर मैं डीसी की बात करता हूँ तो डीसी का मान क्या है भाई, बी। डीसी का मान मेरे भाई बी है। और अगर मैं एडी की बात करता हूँ तो एडी का मान क्या है भाई, एडी का मान है सी। और बच्चों इसका मान क्या है भाई, इसका मान है डी1। इसका मान क्या है बच्चों, डी1। तो मैंने क्या करा भाई, देखो मैंने यहाँ से एक लंब डाला, यहाँ से मैंने एक लंब डाला बच्चों, देखो इस तरीके से लंब डाला मैंने, यहाँ से लंब डाला, इसका नाम मैंने रख दिया ई, इसका नाम मैंने ई रख दिया, इसका नाम मैंने है फिलहाल एक्स रख लिया, इसका नाम मैंने क्या रख लिया बच्चों, इसका नाम रख लिया मैंने वाई। अब देखो हम क्या करेंगे अभी मेरे भाई, हमें क्या करना आगे देखिएगा, ये सी था। अब त्रिभुज के अंदर ए ई सी में, मैं त्रिभुज ए ई सी में, देखो त्रिभुज ए ई सी में, अब मैं त्रिभुज ए ई सी की अगर बात करता हूँ तो ये 90 का एंगल है। देखो ये जो 90 का एंगल है और 90 के सामने वाली भुजा बच्चों क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे भाई, देखो डी वन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो बाई स्क्वायर, ये वाला जो ये क्या लंब है, बाई स्क्वायर प्लस के बी प्लस, अब बताओ बच्चों क्या, बी प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ से क्या मिलेगा, देखो बच्चों बाई स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2b एक्स, इतना मिला बच्चों। अब देखो यहाँ से अगर मैं त्रिभुज ए ई डी की बात करता हूँ, त्रिभुज में लगा लेता हूँ, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, त्रिभुज ए ई डी की बात करता हूँ बच्चों मैं, ए ई डी की। तो यहाँ पे देखो ए ई डी के अंदर ए ई क्या है बच्चों, ए ई 90 डिग्री, ई जो है 90 डिग्री का एंगल है, और ए डी क्या है बच्चों, ए डी कर्ण है, तो ए डी स्क्वायर बराबर, ए डी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस के ई डी स्क्वायर। देखो ये भी तो बच्चों कर्ण का वर्ग, ए डी का वर्ग बराबर होता है ई डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। अब बच्चों ए डी का मान क्या है बच्चों, ए डी का मान है सी स्क्वायर, ए ई का मान क्या है भाई बाई स्क्वायर, और ई डी का मान क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2b एक्स। इसलिए मैंने डायरेक्ट पिछली बार डायरेक्ट रिजल्ट लिखा था, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने कैसे लिखा था। ठीक भाई, जब तक आप इसे अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, आप इस थ्योरम को जो मैंने सोल्व करा है आप नहीं समझ पाएंगे। देखो बच्चों मैंने बताया था बच्चों डी वन स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और जो यहाँ से हम लंब डालते हैं उसे बोलते हैं हम एक्स। कुछ भी हो, हम एक ऐसी दूरी ले लेते हैं, जैसे बच्चों ये है, देखो इसके अंदर डी सी और ए बी पैरेलल है लेकिन बराबर नहीं है, तो हम इस पूरी आकृति को बराबर करने के लिए एक यहाँ से और एक यहाँ से दो लंब डालते हैं भाई, जो कंप्लीट जो लेंथ होगी वो ए बी के इक्वल होती है। ठीक भाई, यहाँ से देखो मैंने डायरेक्ट लिखा था, मतलब डी वन स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और जो इस पे हमने जो अधिक कोण का बच्चों अधिक कोण होता है उस सामने एक जो लंब डालते हैं बच्चों, जो प्रतिच्छेद डालते हैं, ठीक है भाई, जो प्रोजेक्शन डालते हैं लंब डालते हैं, उसकी लेंथ हम एक्स ले लेते हैं। ये चीज आपको टिकटो याद करनी है मेरे भाई, ये चीज आपको एकदम ध्यान रखनी चाहिए, याद नहीं बिल्कुल दिल के अंदर समा जानी चाहिए ये चीज है। अगर ये चीज आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था। अब देखो यहाँ से बच्चों मैंने क्या करा भी, देखो बच्चों मैंने क्या करा भी, यहाँ से एक प्रोजेक्शन डाला, यहाँ से बच्चों मैंने देखो ये मैंने बच्चों यहाँ से लेकर बाई ले लिया भाई, मैंने क्या ले लिया बच्चों, बाई ले लिया भाई। ये क्या है बच्चों डी टू है, तो मैंने यहाँ से देखो डी टू स्क्वायर का निकाला, डी टू स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है, डी टू स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, और बाद में क्या है 2b बाई। देखो ये वाला बाई मैंने जो बाई डाला है प्रोजेक्शन वो ले लिया। अब देखो बच्चों मैं यहाँ से क्या करता हूँ भाई, यहाँ से एक मैंने लंब डाला जिसका नाम मैंने क्या रखा था बच्चों, मैंने एक्स रखा था, एक्स रखा था नहीं रखा था। अब मैं डी वन स्क्वायर ले लेता हूँ बच्चों, देखो डी वन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो डी वन स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के, बताओ क्या हो जाएगा इसके बाद में बी स्क्वायर और प्लस के 2b एक्स। बस कुछ नहीं करना था मेरे भाई, दोनों को जोड़ने के बाद में डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको
एक्सटीरियर एंगल का जो प्रोजेक्शन होता है, एक्सटीरियर एंगल के जो बच्चों ए होता है, इस बिंदु से इस एंगल पर बच्चों एक जो लंब डाला जाता है, उस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक भाई, आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे देख लेते हैं कि हम समलंब त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है भाई, समलंब त्रिभुज नहीं, समलंब चतुर्भुज बच्चों, इसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है और क्या क्या सवाल बन सकता है, देख लेते हैं बच्चों। अगर देखो समलंब चतुर्भुज की बात करता हूं मैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, उनके इंटीरियर एंगल का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर मैंने इसे ए माना बच्चों, इसे मैंने बी माना, इसे मैंने सी माना और इसे माना मैंने डी, तो अगर मैं कोण ए की और कोण डी की बात करता हूँ, भाई बच्चों मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ, कोण ए की और कोण डी की बात करता हूँ तो ये 180 अंश का है। और कोण बच्चों बी की और कोण सी की बात करता हूँ तो बताओ ये कितने डिग्री का मेरे भाई, ये भी 180 डिग्री का है। ठीक भाई, देखो इतनी चीज आप पढ़िए, एक एक चीज आपके रट जाएगी बिल्कुल। आगे बच्चों अगर हमने क्या करा भाई बच्चों, देखो यहाँ से हमने एक, देखो इस तरीके से अगर हमने इसके विकर्ण खींच दिए बच्चों, क्या खींच दिए भाई हमने इसके विकर्ण। अब अगर विकर्ण खींच दिए हमने, देखो एक तो है ए सी विकर्ण और दूसरा क्या है भाई बी डी विकर्ण। देखो एक तो है ए सी विकर्ण और दूसरा क्या है बच्चों बी सी विकर्ण, ए सी और बी डी विकर्ण है। ए सी और बी डी क्या है भाई, ए सी और बी डी क्या है बच्चों विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण है। अब विकर्ण होने के नाते ये एक दूसरे को किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रफल से संबंधित पिर में पूछी जाती है और वो कैसे बनती है। देखो इसका क्षेत्रफल क्या है भाई बच्चों एक्स, इसका क्षेत्रफल क्या है भाई बच्चों वाई। तो यहाँ पर देखो एक तो है ए ओ डी, अगर मैं ए ओ डी, ए ओ डी की बात करता हूँ, और दूसरा क्या है भी देखो बच्चों, दूसरा है बी ओ सी, इसकी बात करता हूँ, तो इन दोनों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों बराबर होते हैं। इन दोनों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई बराबर होते हैं। अब देखो ये सोल्व कैसे होगा, ये सिद्ध कैसे होगा, ये होगा सिमिलरिटी से सिद्ध। आप खुद भी देख सकते हैं कि सिमिलरिटी से कैसे करना है। प्रत्येक बच्चे को इसे सोल्व करने का, इसे सिद्ध करने का प्रयास करना है कि ये सिमिलरिटी से बराबर कैसे आए हैं। ठीक भाई बच्चों, कुछ नहीं होना, बस आपको ये वाली लाइन को आगे बढ़ा देना है, इसके बाद में ये वाली लाइन को आगे बढ़ा देना, बाकी कुछ भी नहीं होना है इसके अंदर। अब देखो बच्चों हमने क्या करा भाई, इसका मैंने के मान लिया, इसका मैंने के मान लिया भाई। अब देखो अगर मैं आमने सामने के त्रिभुजों की गुणा करता हूँ, एक्स गुणा वाई, एक्स गुणा वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई के गुणा के गुणा के, तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स बाई, के की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई अंडर रूट एक्स बाई। ये पूछा जाता है, जैसे कैसा पूछा जाता है भाई, अगर इसका मान क्या है, इसका मान 16 है और इसका मान 9 है, इसका मान 16 है, इसका मान 9 है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, जो कि कितना होगा भाई, जो कि कितना होगा मेरे भाई। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 गुणा 9। अब देखो 16 का 4 और 9 का 3, तो बताओ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस तरीके से सारे सवाल समलंब चतुर्भुज के अंदर पूछे जाते हैं। अब एक बार मैं सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेता हूँ एक स्लाइड के अंदर, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि समलंब चतुर्भुज के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या क्या बिंदु आपको पॉइंट आउट करने हैं। देखो अगली स्लाइड ले लेता हूँ बच्चों में, और मैं आपको सारी चीज़ें जो मैंने अब तक पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें रिवाइज कराता हूँ कि समलंब चतुर्भुज के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखो बच्चों समलंब चतुर्भुज मैंने क्या करा भाई, एक समलंब चतुर्भुज बना लिया, समलंब चतुर्भुज बना लिया, इसमें दो साइड पैरेलल होती हैं, एक है ए बी, देखो बच्चों ये ए बी है, ये बच्चों ए बी है भाई। डीसी की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, डीसी जो है ए बी के पैरेलल है, डीसी बच्चों क्या भी ए बी के पैरेलल। अब ये बच्चों ए है और ये क्या है बच्चों बी, देखो डीसी जो है ए बी के पैरेलल है। हमने क्या करा भाई, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ, तो इसका क्षेत्रफल होता है ए प्लस बी इंटू हाइट। जो समांतर भुजाएं होती हैं बच्चों, डीसी ए बी के पैरेलल था, समांतर भुजाएं होती है और इनके बीच की दूरी, इनके जो बीच की दूरी है एच, देखो ये क्षेत्रफल होता है, ये किसका क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, क्षेत्रफल होता है ए बी सी डी का। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी के अगर क्षेत्रफल की बात करी जाती है तो समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी इंटू हाइट। दूसरी बात बच्चों देखो ये क्या होती है, नॉन पैरेलल साइड होती है, नॉन पैरेलल साइड होती है, यहाँ से भी एक सवाल पूछा जाता है। अगर बच्चों मैंने क्या करा भाई, मैंने इसके विकर्ण खींच लिए दो, एक विकर्ण D1, एक विकर्ण D1 और दूसरा विकर्ण क्या है बच्चों, दूसरा विकर्ण D2।
D2। अब मैं अगर यहाँ से देखो डायरेक्ट रिजल्ट लेता हूँ, D1 स्क्वायर प्लस के D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर क्या होता है अभी देखो, C स्क्वायर प्लस के D स्क्वायर, जो असमांतर भुजाएं हैं C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस के समांतर भुजाओं की गुणा का दुगुना, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। ये रिजल्ट भी डायरेक्ट पूछा जाता है। देखो एक ये है, एक ये है, दोनों चीजें आप अच्छी तरीके से समझ लो और पॉइंट आउट कर लो। अब देखो तीसरी बात करता हूँ मैं। तीसरी बात के लिए हमें क्या करना है मेरे भाई, देखो तीसरी बात के लिए हमें क्या करना है, हमने क्या करा भाई बच्चों, ये था A, ये था मेरे भाई B, और ये था C, और ये क्या था बच्चों, ये है D। और हमने इसका मिडिल पॉइंट ले लिया PQ। PQ बच्चों क्या मिडिल पॉइंट, देखो इसका मान A है, इसका मान क्या है बच्चों B। अब मुझे अगर PQ की लेंथ निकालनी है, PQ की लेंथ, देखो PQ क्या भाई मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, ये बच्चों ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, नहीं है भाई। ए बी जो है DC के पैरेलल है, अगर ए बी DC के पैरेलल है तो PQ का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, A प्लस बी का हाफ, A प्लस बी का हाफ। ठीक भाई, ये बात पूछी जाती है। उसके बाद में अगर बच्चों मैंने AC इसका विकर्ण खींच लिया, और बच्चों मैंने इसका एक विकर्ण खींच लिया, और इन विकर्णों का मैंने मिडिल पॉइंट ले लिया। बच्चों देखो मैंने विकर्णों का मिडिल पॉइंट ले लिया, और मिडिल पॉइंट एक का आया P, एक का आया E, यहाँ पर नया नाम रख देता हूँ बच्चों, एक का आया E और एक का आया F। तो जो विकर्णों का मिडिल पॉइंट है EF क्या होगा बच्चों, जो पैरेलल भुजाएं हैं उनके डिफरेंस का हाफ होगा, जो पैरेलल भुजाएं हैं उनके डिफरेंस का क्या होगा बच्चों, हाफ होगा। देखो ये रिजल्ट भी SSC की परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो आगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। अब देखो बच्चों मैंने क्या करा था, मैंने बताया था आपको, अगली स्लाइड में मैं ले लेता हूँ, अगली स्लाइड ले लेता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं समलम के अंदर जो मैंने आपको अब तक पढ़ाई हैं, वो सारी रिवीजन करानी है। अब देखो बच्चों मैंने आपको बताई थी भाई समलम चतुर्भुज है, ये समलम चतुर्भुज है, इसका नाम मैंने रख लिया भाई A। बच्चों ये है B, और ये क्या है मेरे भाई C, और ये क्या है भाई D। अगर इसकी भुजा की बात करता हूँ तो A भुजा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर मैं इसकी भुजा की बात करता हूँ तो ये वाली भुजा बताओ क्या भाई बच्चों B। इसके बाद में मैंने क्या करा था बच्चों, एक अंदर इसके एक मिडिल पॉइंट मिलाया था बच्चों, AD का मिडिल पॉइंट P, देखो बच्चों AD का मिडिल पॉइंट P और BC का मिडिल पॉइंट Q, इन दोनों को मिलाने से देखो बच्चों अगर दो एरिया बनते हैं, देखो बच्चों दो चतुर्भुज बनते हैं, एक है PQDC, एक है PQCD, और दूसरा है ABQP या APQB। इन दोनों का क्षेत्रफल होता है M/N, M/N में बांटता है, तब PQ की लेंथ निकालनी है बच्चों, PQ की लेंथ निकालनी है। एक होता है डायरेक्ट कि मिड पॉइंट थ्योरम से PQ जो है ना इन्हें बराबर बराबर भागों में बांटता है, मतलब समचतुर्भुज ABCD को, समचतुर्भुज ABCD को PQ क्या करता है भाई, बराबर बराबर भागों में बांटता है, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। उसके लिए भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है बच्चों, देखो अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो यहाँ से PQ की लेंथ निकालनी है बच्चों। देखो लेंथ और PQ क्या होती है भाई, देखो ME² मैंने आपको बताया था, ME² प्लस के देखो NB² बटे क्या हो जाएगा भाई, बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा M प्लस के N, M प्लस के क्या हो जाएगा मेरे भाई N हो जाएगा। देखो M प्लस के N मैंने आपको बताया था, M प्लस N, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट बताया था मैंने आपको, जहां पर अगर M का मान इफ M का और N का मान 1 हो जाएगा, M का और N का मान 1 हो जाएगा, तो PQ का मान, PQ का मान कितना हो जाएगा, A² प्लस B² का हाफ, A² प्लस B² का क्या हो जाएगा मेरे भाई, हाफ हो जाएगा। देखो A² प्लस B² का हाफ हो जाएगा। ठीक भाई, इसके बाद में मैंने आपको और क्या क्या चीज़ बताई थी भाई, अगर हम आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो बाकी देखो मैंने क्षेत्रफल पढ़ाया था आपको, क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल की अगर बात करी जाती है, देखो क्षेत्रफल की मैंने आपको बताया था कि समलम के अंदर ये है A, ये है B, और ये है C, और ये क्या है बच्चों D। देखो समलम के अंदर अगर इस तरीके से जो विकर्ण होते हैं, इसके एक विकर्ण है AC और दूसरा है BD, ये एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, ये ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, इस प्रकार की फिगर आ जाती है। और यहाँ से देखो अगर इसका क्षेत्रफल x है तो ऊपर वाले का क्या होगा बच्चों बाई। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये k है और ये क्या है भाई k, आमने सामने के जो ये देखो आमने सामने के जो एंगल होते हैं, आमने सामने के जो त्रिभुज होते हैं, एक है AOB, देखो एक है AOB और दूसरा क्या है बच्चों DOC,
इनकी गुणा का इनकी गुणा का इनके क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई का, देखो इनके आमने सामने के बराबर हो जाएगा बच्चों। देखो ए ओ डी गुणा बी ओ सी, और देखो इनका जो क्षेत्रफल होता है बिल्कुल बराबर बराबर होता है अभी। अब देखो ये हो जाएगा एक्स गुणा वाई बराबर क्या हो जाएगा, के गुणा के गुणा के, यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स वाई। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं अब तक, और ये सारी चीज़ें समलंब चतुर्भुज के अंदर पूछी जाती हैं। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है भाई। और वीडियो को शेयर करो और अपनी कमेंट बॉक्स में बताओ अगर हमसे कोई भी त्रुटि हुई है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मस्त रहिए, खुश खुश रहिए, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।